हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। हरियाणा की आवाज, वो मंच जिसमें हम उठाते हैं आपका ही मुद्दा और लेते हैं आप लोगों से ही राय। तो हरियाणा की आवाज में आज हम मुद्दा उठा रहे हैं प्रवासी मजदूरों का। लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों को ना तो रोजगार मिल रहा है और ना ही रिहायशी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। हालांकि प्रदेश सरकारों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि वो प्रवासी मजदूरों को तमाम सुविधाएं मुहैया भी करवा रहे हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों की ओर से प्रतिक्रिया भी आ रही है कि जो सुविधाएं सरकारों की ओर से उन्हें मुहैया करवाई जा रही है वो काफी लेट करवाएगी, क्योंकि देखिए कि लॉकडाउन का ये तीसरा चरण है और तीसरा चरण भी अपनी समाप्ति की ओर है। तो प्रवासी मजदूरों की परिस्थिति पर इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न है कि मजदूरों के पैदल पलायन का आखिरकार जिम्मेदार कौन है और सड़क हादसों में जान गंवा रहे मजदूरों का जिम्मेदार कौन है, और बिना मजदूर आखिरकार फैक्ट्रियां किस तरह से चलेंगी। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने इर्द गिर्द, आप जिस जिले से हैं, जिस तहसील से हैं, प्रदेश के जिस भी स्थान से हैं, आप वहां भी प्रवासी मजदूरों की जो जो स्थिति देख रहे हैं उससे भी हमें मुखातिब करा सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आप आवाम के लिए है। आप आवाम की आवाज को हम इस कार्यक्रम में सुनते हैं और जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की राय, किस तरह के विचार आप लोगों की ओर से हमें दिए जाते हैं। तो लगातार हम यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि मजदूरों के पैदल पलायन का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, और सड़क हादसों में न जाने कितने मजदूर हैं जो अपनी जान गंवा रहे हैं, और इन जान गंवा रहे मजदूरों का जिम्मेदार कौन है। बिना मजदूर आखिरकार फैक्ट्रियां किस तरह से चलें, क्योंकि आप देखें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति फिलहाल होने वाली है। लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, और इसी के साथ कई क्षेत्र हैं जिनमें और भी ज्यादा रियायतें देने की बात हो रही है, और भी क्षेत्र हैं जिनमें रियायतें और भी ज्यादा दी जाएंगी, रियायतों में इजाफा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रश्न यही बना हुआ है कि अगर लघु उद्योग खुलेंगे, कारखाने खुलेंगे, छोटी फैक्ट्रियां खुलेंगी, वो फैक्ट्रियां किसके सहारे चलेंगी। आखिरकार प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य जा रहे हैं, इसी बीच इन मजदूरों का जो रोजगार है वो तो खत्म ही होगा, लेकिन इसके विपरीत जो लघु उद्योग हैं, जो कारखाने हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां हैं, उनमें किस तरीके से उत्पादन होगा, उनमें किस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे, किस तरीके से कच्चे माल को एक प्रोडक्ट में तब्दील किया जाएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया भी किस तरीके से पूरी होगी। तो कई तरह के प्रश्न बने हुए। प्रश्न ये भी बना हुआ है कि स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने वाले मजदूर आखिरकार कहां हैं, किस स्थिति में हैं, और क्यों ये मजदूर आहत होकर अपने गृह राज्य जा रहे हैं। देखिए कि प्रवासी मजदूर लगातार अपने गृह राज्य जा रहे हैं, और हमारे साथ प्रदेश कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रदेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे। प्रदेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मैम सुन पा रहा हूँ, मैं जिला से बात कर रहा हूँ। जी प्रदेश, क्या राय आप देना चाहेंगे प्रदेश में जिस तरह से प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों की जो स्थिति है फिलहाल। मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारा जो एरिया है जिला सीता में बहुत बढ़िया किया जा रहा है प्रवासी मजदूरों के लिए। यहाँ पर हमारे यहाँ पर 23 मजदूर के लिए क्या नाम है क्वारंटाइन पीना तक पूरा करके जा चुके हैं मैम अपने करके। जी बहुत शुक्रिया प्रदेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार हम आवाम से जान रहे हैं कि उनका इस मार्फत क्या कुछ सोचना है, किस तरह की प्रतिक्रिया जनता की ओर से दी जा रही है। और देखिए, प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए प्रशासन का क्या कुछ प्लान है, ये भी अहम हो जाता है। उस तमाम रोडमैप को जानना जिस रोडमैप में दोबारा ये जो उद्योग धंधे हैं उनको शुरू किया जाएगा, दोबारा उत्पादन शुरू होगा, दोबारा
प्रोडक्टिविटी शुरू होगी देश में और दोबारा अर्थव्यवस्था खड़ी हो पाएगी। क्योंकि देखिए कि टूटी हुई अर्थव्यवस्था पर भी कोरोना की मार पड़ी है और ये दोहरी मार मानी जाए। वो लोग जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, इस तरह के प्रवासी मजदूर इस वक्त खाने को भी तरसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, लॉकडाउन के 2 चरणों में सामाजिक संस्थाओं ने भी प्रवासी मजदूरों को खासी सहायता दी है। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हुई, उस चरण की शुरुआत में सामाजिक संस्थाएं भी प्रवासी मजदूरों की सहायता कम करना शुरू कर चुकी थी। क्योंकि देखिए, प्रवासी मजदूरों की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के 2 चरणों में वो इंतजार करते रहे कि वो गृह राज्य जाएं या फिर नहीं जाएं। और जो मजदूर पलायन कर रहे थे, जो पैदल अपने गृह राज्य जा रहे थे, उनको भी सामाजिक संस्थाएं रिहायशी व्यवस्थाएं मुहैया करवा रही थी, भोजन और राशन भी मुहैया करवा रही थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ और सरकारों ने कई क्षेत्रों में रियायतें शुरू की, छोटे मार्केट भी खुले, दुकानें भी खुली, तो इसी बीच सामाजिक संस्थाएं भी प्रवासी मजदूरों की सहायता करना कम कर चुकी थी, जिससे मजदूरों का जो संकट है वो दोगुना हो गया था। कार्यक्रम में अगले दर्शक राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? मैडम, सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? अगर जब इनको दिख रहा है कि रोड पे चल रहे हैं तो सुविधा उस टाइम नहीं करवा सकते। जब मर जाते हैं तब ध्यान आता सरकार को। एक समझना, जब सड़क पे चल रहे हैं वो लोग, किसी को नजर नहीं आ रहा, किसी को भी नजर नहीं आ रहा कि धूप में चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, एरोप्लेन जा रहा है, सबको लेके आ रहे हैं। जो ये लोग हमारे लिए मेहनत करते हैं, मकान बनाते हैं, सब कुछ मजदूर, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो कुत्तों की तरह घूम रहे हैं बेचारे। क्या इनकी वैल्यू रहेगी बताओ सड़क पे? आप बताओ, आप इतना कुछ दिखाते हो, इतना आप देखो मीडिया वालों कितना अच्छा कवर करते हो हमारे लिए, सब कुछ दिखाते हो, तो ये नजर तो आना चाहिए। इतनी बैठ के आप लोग पीछे करते हैं, ये करते हैं, कांग्रेस को लड़ते हैं, कोई ये झगड़ते हैं। अगर झगड़ना ही बंद कर दो तो कम से कम इसके लिए, इनके लिए काम कर लो आप लोग। बिल्कुल राकेश, हरियाणा न्यूज ने मुहिम भी चलाई है कि जो लोग जरूरतमंद दिख रहे हैं उनको राशन मुहैया करवाया जा रहा है। मैडम कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। मैं फरीदाबाद से बोल, कुछ नहीं दे रहे मैडम, बिल्कुल भी नहीं दे रहे। ये जो है खपने लिए खा पी रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, रियलिटी में कुछ नहीं दे रहे। ये तो किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि कोई हमारे घर भी आ रहा है, किसी ने नहीं पूछा आज तक। आप लोग इतना कर रहे हो, सब कुछ दिखा रहे हो, फिर भी मैं कहता हूँ किसी की कान में कोई जू तक नहीं रूकती। जी, बहुत शुक्रिया राकेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अगले दर्शक इजराइल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इजराइल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? ये चाहते हैं जी, हम बिहार से हैं जी। ठीक है जी। जी, तो हमने बिहार भवन में भी फोन करा था। ठीक है, वहाँ से फिर यहाँ डीएम एसडीएम के पास भी कॉल आया था कि आपको पूरी सहायता दी जाएगी, लेकिन कुछ भी सहायता नहीं हुआ। सहायता के नाम पे आधार कार्ड नंबर दे दो। 16 तारीख को आधार नंबर दिया तीन जने का, उसके बाद 19 तारीख से खाना बंद। वही नहीं है, अपना जुगाड़ कर लो। इजराइल, आप कहाँ रह रहे हैं फिलहाल, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम सोनीपत से जी है, गोहाना में रह रहे हैं जी, उत्तम नगर, गली नंबर 4, वार्ड नंबर 19। किस तरह की समस्या है आपकी इजराइल? समस्या ये है जी कि हम कई दिन से 10-12 दिन हो गए जी, हमने गांव जाने के लिए हमने फॉर्म भी अप्लाई कर लिया। हमारे पास अब हमारे पास का नहीं है, यहाँ पे उधार लेकर हम थक चुका है बस। और आपने स्थानीय प्रशासन से बात की इजराइल? हाँ जी, बात किया था एसडीएम ऑफिस में। गांव जाने के लिए कह रहे तो वो कह रहे हैं थाना में जाओ, थाना कह रहे एसडीएम के पास जाओ, यही चक्कर है जी। इजराइल, आपकी जो समस्या है उसको हम प्रमुखता से उठाएंगे और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको लगातार हम उठाते रहे हैं और आपकी समस्या उठाने की भी हमारी लगातार कोशिश रहेगी कि जो भी हमें समस्याएं फिलहाल इस कार्यक्रम के जरिए बताई जा रही हैं उन समस्याओं को भी हम प्रमुखता से उठाएं, उन मुद्दों को भी हम प्रमुखता से उठाएं और देखेंगे कहां पर किस तरह से प्रवासी मजदूर किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और उन परिस्थितियों का निवारण किस तरह से किया जा सकता है। तो लगातार हम जनता से यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द प्रवासी मजदूरों की किस तरह की परिस्थिति देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं और आप किस तरह से सोच रहे हैं कि ये स्थिति किस तरह से पनपी, ये स्थिति किस तरह से उत्पन्न हुई। क्योंकि देखिए, प्रवासी मजदूर लगातार अपने गृह राज्य जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते प्रवासी मजदूरों पर भी रोजगार का संकट गहराया हुआ है और जहां पर प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, चाहे वो किराए के मकान हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री मालिक या फिर किसी उद्योगपति के मकान में वो रह रहे हों, तो वहां से भी उनको निकाला जा रहा है, उनसे
किराया भी मांगा जा रहा है। तो इस तरह से बेरोजगारी में प्रवासी मजदूरों के ऊपर दोगुने तिगुने भार भी फिलहाल देखे जा रहे हैं, जिनको देखते हुए प्रवासी मजदूरों की ओर से लगातार यही कहना है कि वो फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वो तमाम भार फिलहाल वहन कर सके, तमाम खर्चे वो फिलहाल उठा सके। और कोई प्रवासी मजदूर पैदल चलता हुआ सड़क पर नजर आ रहा है। रेल की पटरी के साथ साथ भी प्रवासी मजदूर चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य सकुशल भेजा जाए, चाहे ट्रेन के जरिए भेजा जाए, रोडवेज बसों के जरिए भेजा जाए। लेकिन प्रवासी मजदूरों की ओर से यही कहा जा रहा है कि सरकार उन्हें उनके गृह राज्य भेज तो रही है, लेकिन काफी देर बाद सरकार ने कदम उठाए हैं। ये इस तरह के कदम पहले उठाए जाने चाहिए थे, जिनसे प्रवासी मजदूरों को इन परिस्थितियों से दो चार ना होना पड़ता और प्रवासी मजदूरों को अपने गृह राज्य जाने के लिए इन विकट परिस्थितियों का सामना न करना पड़ता। क्योंकि देखिए, प्रवासी मजदूर लगातार संकट से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इसी बीच संकट ये भी है कि देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से दोबारा खड़ा किया जाए। जिस तरह से जो कार्य लगातार चल रहा था, उस कार्य को किस तरह से दोबारा पटड़ी पर लाया जाए। क्योंकि आप देखिए कि प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य जाएंगे, चाहे वो यूपी जा रहे हैं, चाहे वो बिहार जा रहे हैं, तो संकट ये भी है कि इनके गृह राज्य क्या प्रवासी मजदूरों को इतनी तादाद में रोजगार दे पाने में सक्षम है? क्या वो राज्य प्रवासी मजदूरों को रोजी रोटी कमाने का अवसर दे पाएंगे? तो कार्यक्रम के अगले दर्शक राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? राजेश, मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, इनको खाना और रहने के अलावा इनको कुछ छोटे मोटे काम में लगाया जाए, चाहे रोड के साइड में मिट्टी डलवाना हो, रिपेयर कराना हो, ताकि ये लोग इनको काम का संतुष्टि भी रहे और ये पलायन ना करें। पलायन करके चले गए तो वापस इंडस्ट्री खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया राजेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार हम आवाम से यही जान रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द किस तरह की प्रवासी मजदूरों की समस्याएं देख रहे हैं और आप उन समस्याओं से हमें मुखातिब करा सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम जारी रहेगा, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हम मुद्दा उठाएं प्रवासी मजदूरों का, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति है। और सवाल ये भी बन रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन के चौथे चरण का आगाज होगा, तो इसी के साथ कई और रियायतें सरकार की ओर से दी जाएंगी। इन रियायतों में हो सकता है छोटे उद्योग भी खोले जाएं और जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो भी खोली जाएं। लेकिन सवाल ये भी बन रहा है कि प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य जा रहे हैं, तो ऐसे में वो फैक्ट्रियां किस तरह से चल पाएंगी, बड़े उद्योग किस तरह से चल पाएंगे। और सवाल ये भी बन रहा है कि प्रवासी मजदूर जो अपने गृह राज्य पैदल पैदल जा रहे हैं, उनकी किसी तरीके से मौत भी हो रही है, किसी को वाहन कुचल रहे हैं, कोई चलते चलते थकावट के चलते या फिर किसी बीमारी के चलते मर रहा है। तो इस तरह से जो मौतें हो रही हैं, उन मौतों का भी जिम्मेदार कौन है? बिना मजदूर आखिरकार फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? इसी के साथ मजदूरों को रोकने के लिए प्रशासन का क्या प्लान है? स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने वाले मजदूर आखिरकार कहां हैं? और मजदूरों के पैदल पलायन का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप देखिए कि लगातार हरियाणा के किसान और जिम्मेदारों की ओर से यही कहा जा रहा है कि प्रवासी मजदूर अक्सर गेहूं की फसल की कटाई के वक्त, गन्ने की फसल की कटाई के वक्त और धान की फसल की बुआई के वक्त उनके वहां मजदूरी करने आते हैं। लेकिन उस वक्त किसी भी तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाता है। लेकिन इस परिस्थिति में जो मदद सामाजिक संस्थाओं ने भी प्रवासी मजदूरों को की है, वो मदद भी नाकाफी साबित हुई है। क्योंकि आप देखिए कि प्रवासी मजदूरों को जो सहायता मिल रही थी, वो सहायता भी कुछ दिन तक ही मिल पाई। कुछ दिन तक ही प्रवासी मजदूरों को राहत मिल पाई, चाहे वो शेल्टर होम्स में राहत हो, चाहे वो रिहायशी व्यवस्थाएं हो, चाहे वो खान पान या फिर किसी भी भोजन और राशन की व्यवस्था हो। तो इसी के चलते लगातार हम जनता से यही पूछ रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द किस तरह की परिस्थिति देख रहे हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द प्रवासी मजदूर देख रहे हैं तो वो किस परिस्थिति में, किस स्थिति में है, और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आप अपने कितनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, कितने प्रवासी मजदूर हैं जिनको आपने मदद भी की है। क्योंकि देखिए, इस वक्त ये जरूरी हो जाता है जब तमाम सरकारें कोविड-19
को लेकर जूझ रही हों। कोविड-19 इस वक्त वैश्विक महामारी के तौर पर विश्व भर में कहर बरपा रहा है, तो इसी बीच क्यों ना हम भी मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तमाम वो सुविधाएं मुहैया कराएं जो करवा सकते हैं। कार्यक्रम के दर्शक नफे सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नफे सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे नफे सिंह? नफे सिंह नमस्कार जी। जी नमस्कार नफे सिंह, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? सरकार बड़ी गंदी है जी, किसान मजदूर मार के रही है जी, किसान मजदूर मार के रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया नफे सिंह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जनता कार्यक्रम में जुड़ रही है, अपनी प्रतिक्रिया जनता की ओर से दी जा रही है। इन प्रतिक्रियाओं में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति भी विरोध है, रोष है, कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के विरुद्ध भी रोष है, जिन उद्योगपतियों ने प्रवासी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया। और आप देखिए कि ये जो परिस्थिति है, ये बेहद विकट परिस्थिति है। परिस्थितियों में सुधार होने के बाद सवाल ये भी बन रहा है कि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से दोबारा खड़ा किया जाएगा। उद्योगों को, कल कारखानों को, छोटी फैक्ट्रियों को, बड़ी फैक्ट्रियों को किस तरीके से खोला जाएगा, और आखिरकार खोला जा रहा है तो किनके सहारे, प्रोडक्टिविटी किस तरीके से होगी, उत्पादन किस तरह से होगा, क्योंकि प्रवासी मजदूर तो अपने गृह राज्य जा रहे हैं। और सवाल ये भी बन रहा है कि गृह राज्य जा रहे प्रवासी मजदूर, चाहे वो यूपी जा रहे हैं, चाहे वो बिहार जा रहे हैं, क्या उनके राज्य उनको रोजगार देने में सक्षम नजर आ रहे हैं? तो तमाम विकट परिस्थितियों के बीच सवाल यही बना हुआ है कि प्रवासी मजदूरों के साथ आखिरकार भविष्य में क्या होगा, क्या उनको रोजगार मिल पाएगा? और अगर प्रदेश की भी बात करें तो देखिए, प्रदेश में गुरुग्राम का जिक्र करें, फरीदाबाद का जिक्र करें, पानीपत का जिक्र करें, तो यहाँ पर काफी फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी प्रवासी मजदूर लगातार अपने गृह राज्य जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि जब प्रवासी मजदूर भी उद्योगों में नहीं आएंगे तो उद्योग किस तरीके से दोबारा शुरू होंगे, और अगर प्रवासी मजदूर नहीं आएंगे तो जो दूसरे कामगार हैं, जो प्रदेश में रह रहे हैं, जो प्रदेश से ताल्लुक रख रहे हैं, जो प्रदेश के निवासी हैं, वो भी किस तरीके से अपना काम दोबारा शुरू कर पाएंगे। तो लगातार हम जनता से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इर्द गिर्द किस तरह की परिस्थिति देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं। और इसी बीच जनता हमारे कार्यक्रम में जुड़ी और अपनी राय दी। कई लोगों की ओर से राय दी गई कि इस तरह की जो परिस्थिति है ये बड़े उद्योगपतियों की देन है, और इस तरह की जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार को भी जो मदद है वो काफी देर बाद मुहैया कराई है। सरकार ने भी प्रवासी मजदूरों को जो मदद है वो काफी देर बाद मुहैया करवाई है, और सरकार ने भी प्रवासी मजदूरों को गृह राज्य भेजने की जो सहायता है वो लॉकडाउन के 2 चरणों के दौरान करवा देनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, आप लगातार तीसरे चरण की समाप्ति होने वाली है, चौथे चरण का जो है वो आगाज होने वाला है, चौथा चरण जो है शुरू होने वाला है। तो इसी के साथ ये भी प्रश्न बना हुआ है कि चौथे चरण में अगर कई क्षेत्रों में रियायतें दी गई तो उन रियायतों का कितना लाभ होगा, देश की अर्थव्यवस्था कितनी गति पकड़ेगी, ये भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि देखिए, प्रवासी मजदूर अगर लगातार जा रहे हैं, आप ये आंकड़ा देखिए, ये आंकड़ा लाख पार कर चुका है। अलग अलग प्रदेशों का भी अगर हम जिक्र करें तो देखिए, काफी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने गृह राज्य जा रहे हैं। और इसी बीच सवाल ये भी बन रहा है कि जो प्रवासी मजदूर यूपी, बिहार की ओर जा रहे हैं, वहां पलायन कर रहे हैं, तो क्या वो राज्य भी प्रवासी मजदूरों को रोजगार दे पाने में सक्षम नजर आएंगे? वो भी प्रवासी मजदूरों को इतनी शीघ्र रोजगार दे पाएंगे? तो हमने जनता से पूछा, जनता की ओर से विभिन्न प्रतिक्रियाएं आई। हरियाणा की आवाज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।